हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया था और जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है उनके अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो सेल है उसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, मेनली कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल कवरिंग्स। ठीक है, तो हम इनर मोस्ट पार्ट यानी कि न्यूक्लियस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब के बाद हम हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इन दी एंड जो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में। तो देखिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी गाइस किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर। और जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कैरियन। क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए? कैरियन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था तो एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रो प्लस कैरियन वर्ड से मिलकर बना है प्रोकैरियोटिक वर्ड। ठीक है, तो आप देखिए कि जो न्यूक्लियस है उसका जो वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है वो क्या है? कैरियन। क्लियर? तो अभी देखिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, और गाइस इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूक्लियस का नंबर है, न्यूक्लियस का नंबर है, ठीक है, वो वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, ऐसी भी सेल्स हैं जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। और ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? तो ऐसी सेल्स भी हो सकती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और ऐसी सेल्स भी हो सकती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस एब्सेंट जिनके अंदर होगा तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं उसको? ई न्यूक्लिएटेड सेल। ई का मतलब है यहाँ पर एब्सेंट, तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो कौन सी सेल्स हैं जो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो नोट कीजिएगा इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो हम फिर उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे? ई न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि वो ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे और एग्जांपल दूं तो जो सीव ट्यूब सेल है, सीव ट्यूब सेल जो कि कहां प्रेजेंट होती है? सीव ट्यूब सेल। ध्यान दीजिए, जो सीव ट्यूब सेल है ये कहां प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। ठीक है, किस टिश्यू के अंदर? फ्लोएम टिश्यू के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉटनी में तो देन आपको पता चलेगा कि जो टिश्यूज होते हैं ना प्लांट्स में, स्पेशली अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करूं, ठीक है, सिंपल टिश्यूज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्योंकि सिंपल टिश्यूज तो 3 टाइप के रहेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बट अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तो वहां पे आप पढ़ोगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जो जाइलम है उसकी बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्लोएम टिश्यू की। फ्लोएम टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक सेल है सीव ट्यूब सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तभी हम इन सेल्स को क्या बोल देते हैं? ई न्यूक्लिएटेड सेल्स।
ठीक है। और ऐसी सेल्स भी होंगी जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तभी तो मैंने देखो बोला है ना कि जो न्यूक्लियस का नंबर वेरी कर सकता है, क्योंकि ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस है, ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस है, और ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तभी मैंने आपको बोला कि जो न्यूक्लियस का नंबर है यहाँ पे वेरी कर सकता है, ठीक है। और ऐसी सेल्स जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हो सकता है कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है कि उसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर गाइस सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे उसको हम, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। और ऐसी सेल जिसके अंदर गाइस दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाइन्यूक्लिएटेड सेल। क्या कहा जाएगा उसको, बाइन्यूक्लिएटेड सेल। और ऐसी सेल्स जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे उसके लिए हम वर्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। तो इट मीन्स गाइस जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा वो इन्यूक्लिएटेड है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जिसके अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा उसको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और जनरली जो सेल्स होती है ना वो कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ऐसी सेल्स जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम बाइन्यूक्लिएटेड, क्योंकि बाई का मतलब ही यहाँ पे क्या है, टू। जो बाइन्यूक्लिएटेड सेल है ना तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम पैरामीशियम का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर गाइस जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक को बोलते हैं हम माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। दो न्यूक्लियस है ना, एक उनमें से साइज में स्मॉल होगा और एक उनमें से साइज में बड़ा होता है, ठीक है। जो साइज में स्मॉल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रो, और दूसरा है जो कि बड़ा होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, जिसके लिए हम मेगा न्यूक्लियस वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीशियम में कैसी कंडीशन देखने को मिलती है गाइस, बाइन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर गाइस आप इस चीज को देखिए कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो अगर कोई प्लांट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं क्या, सिनोसिटिक। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सिनोसिटिक, ठीक है। तो अगर कोई एनिमल सेल क्या है, अगर कोई एनिमल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम सिंसिशियल। क्या वर्ड यूज करते हैं, सिंसिशियल। तो आई थिंक आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, अगर एक प्रेजेंट है जैसे कि जनरली ऑलमोस्ट जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। दो का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे पैरामीशियम बता दिया। और अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो अगर हम बात करें गाइस प्लांट सेल की तो ऐसे में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एट दैट टाइम जो हम उस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, सिंसिशियल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखिए। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होता है तो देन क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस या फिर मैनी न्यूक्लियस वाली कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस मल्टी न्यूक्लिएटेड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड में अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक, ठीक है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की देन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिंसिशियल, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल वी कैन यूज वर्ड
सिनोसिटिक, बट इन केस ऑफ एनिमल वी कैन यूज सिंसिशियल। ठीक है, तो बताइए जो सिनोसिटिक कंडीशंस है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देखिए कि जैसे अगर मैं बताऊं कि ये मैंने क्या बनाया है, ये है हमारे पास क्या, स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर ये वाला क्या पार्ट है, स्टेमन के अंदर ये वाला पार्ट है गाइस हमारे पास एंथर। क्या है ये, एंथर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है एंथर और ये वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट। और आपको पता है कि जो एंथर प्लस फिलामेंट ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं स्टेमन। ठीक है, तो देखिए प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर स्टेमन पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट रहेंगे, एंथर प्लस फिलामेंट। जो एंथर है, एंथर के अंदर गाइस एक लेयर रहेगी। ठीक है, जब आप एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो देन एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम टैपेटम की लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टैपेटम लेयर। जो टैपेटम लेयर है ना वो बेसिकली जो न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी वो। तो ऐसे में आप इस चीज को देखिए कि जो टैपेटम की लेयर होती है ना उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं गाइस, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। वो कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये जो टैपेटम है, एंथर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर। तो इसी वजह से इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। बट अगर हम सिंसिशियल कंडीशन की बात करें इन केस ऑफ एनिमल सेल, देन आपको ध्यान रखना है क्या, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो किसका एग्जांपल है, सिंसिशियल कंडीशन का। क्लियर है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में सिनोसिटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी टैपेटम के अंदर, और सिंसिशियल कंडीशन है एनिमल सेल के केस में वो आपको देखने को मिलेगी कहां पर, स्केलेटल मसल्स के केस में। ठीक है, तो अभी देखिए गाइस कि जो पोजीशन की बात करते हैं, नंबर हमने देख लिया कि जो पोजीशन है न्यूक्लियस की, ठीक है, वो कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए अगर हम बात करें सेल की, तो अगर प्लांट सेल भी हो सकती है और वो एनिमल सेल भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ऑलमोस्ट कहाँ रहेगा, ये न्यूक्लियस सेंटर के अंदर। बट प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता क्योंकि वहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक बड़े साइज वाला वैक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, साइड की तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो प्लांट सेल है वहां पर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल में। कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल में, यानी कि साइड में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, तो अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ लिया पोजीशन के बारे में, उसका नंबर के बारे में, किसने उसकी डिस्कवरी की। अभी हम पढ़ने वाले हैं गाइस कि जो न्यूक्लियस है वो होता कैसे है, क्या क्या उसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, मैं यहाँ पे बना रही हूं, तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट रहेगी, एक एनवलप प्रेजेंट रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी, एक एनवलप प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो एनवलप गाइस प्रेजेंट रहेगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवलप। क्या प्रेजेंट रहेगी, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो गाइस जो ये मैंने बनाई है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, तो चलो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में ही बताते हैं। गाइस देखिए, तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। क्या है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। तो न्यूक्लियर एनवलप के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो न्यूक्लियर एनवलप को क्या मैं कैरियोथिका कह सकती हूँ, कैरियोथिका। देखिए जो कैरियो का वर्ड क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस, और थिका का मतलब क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेन। तो इट मीन्स जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कैरियोथिका, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप इज आल्सो नोन एज कैरियोथिका। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है गाइस वो कितनी होती है, वो होती है 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, एक होती है हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक होती है हमारे पास इनर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाली क्या है, ये है हमारे पास गाइस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो अभी देखिए कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, ये वाला जो इसको मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये क्या है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाला क्या है हमारे पास, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखिए कि जहां पर जैसे ये क्या है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। तो जहां पर आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल गए तो वहां पर गाइस क्या बन गया, यहाँ पर एक पोर बन गया, ठीक है। तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं, उस पोर को हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो न्यूक्लियर पोर होती है ना, न्यूक्लियर पोर होती हैं, ये एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियर पोर है इनका काम क्या है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी एंटर होना है या फिर न्यूक्लियस के बाहर अगर कुछ जाना है तो मीन्स इन आउट करने में कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियर पोर हेल्प करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर सेल ज्यादा एक्टिव है तो वहां पर न्यूक्लियर पोर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो क्लियर है आपको। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसको कैरियोथिका बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है टू टाइप की होगी, उसके अंदर टू मेम्ब्रेन होती हैं, सॉरी, एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और जहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं वहां पर क्या बनते हैं, न्यूक्लियर पोर बनते हैं। और एक सेल के अंदर 1000 से लेकर 10,000 न्यूक्लियर पोर है वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या रहेगा, सेल के अंदर कुछ भी आना है न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस से बाहर कुछ भी जाना हो तो किसका कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियर पोर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा गाइस उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। क्लियर है। तो अभी देखिए ये तो था एक बेसिकली कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस रहेगा उसको हम ये बोलेंगे और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए कि जो ये न्यूक्लियस है ना, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा गाइस जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट रहेगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, क्लियर, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्योंकि इसी डीएनए से बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए कैसा रहेगा गाइस, डीएनए होता है डबल हेलिक्स, ठीक है। डीएनए कैसा होता है यहाँ पे, डबल हेलिक्स, ठीक है। तो जैसे अगर ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए क्या है, ये डीएनए एसिडिक होता है नेचुरली,
डीएनए का नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो डीएनए नेचर में बेसिकली रहेगा एसिडिक। और आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कभी भी हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? बेसिक। डीएनए जो कि क्या है? एसिडिक नेचर में है, क्योंकि देखो एक सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ है, जैसे अगर हम नॉर्मली सेल की बात करें, ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग की सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 2.2 मीटर। बट न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा है, तो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो इतना जो डीएनए है वो कैसे अरेंज होगा, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए कि जो डीएनए तो बहुत लेंथ का है, डीएनए एक्टिक नेचर का होगा, तो कैसे वो वहां पे अरेंज होगा? तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट हुई एक प्रोटीन की, जो कि है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, बेसिक प्रोटीन। तो उस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो डीएनए है वो अपने आप को क्या करेगा? रैप करेगा। तो देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और उस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो डीएनए है वो क्या हो जाता है? रैप हो जाता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूक्लियोसोम है वो किससे मिलकर बनता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। और बाकी फिर हम नेक्स्ट देखिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। और आफ्टर दैट हमें यहाँ पर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया गाइस इस तरह से क्रोमैटिन, ठीक है। अगर ये क्रोमैटिन ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, अगर ये क्रोमैटिन कंडेंस फॉर्म में है तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिए इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? क्रोमैटिन। तो अगर क्रोमैटिन को कंडेंस कर दिया तो इस तरह से बनेगा, और अगर हमने उसको और ज्यादा कंडेंस कर दिया तो समथिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो जो ये क्रोमैटिन था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, अभी वो क्या हो चुका है? यहाँ पर कंडेंस हो चुका है। बट आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है? वो लेस कंडेंस्ड है, और यहाँ पर क्या है? वो ज्यादा कंडेंस्ड है। अगर क्रोमैटिन क्या हो? लेस कंडेंस्ड हो, क्या हो? लेस कंडेंस्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे उसको हम? यूक्रोमैटिन, ठीक है। और अगर क्रोमैटिन क्या है? मोर कंडेंस्ड है, ज्यादा कंडेंस्ड है। अगर क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। तो इट मींस क्रोमैटिन भी हमारे पास टू टाइप का होगा, एक होगा यूक्रोमैटिन और एक होगा हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन। तो अगर क्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड है तो उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और अगर वो ज्यादा कंडेंस्ड है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि जो ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन की अगर फर्दर कंडेंसेशन हो जाए, अगर उसकी फर्दर कंडेंसेशन हो जाए, ठीक है, तो एट दैट टाइम क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो ये क्रोमैटिन है, अगर वो कंडेंस हो गया तो क्या मिलेंगे? फिर क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बना दिया, और इसके अंदर क्या है? इस तरह से हमने क्या दिखा दिया कि ये क्रोमैटिन है, जो कि किस फॉर्म में है? कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है। ये हमने बना दिया क्या? पूरा क्रोमैटिन। कि क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस हो गया तो क्या बना दिया उसने बना दिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर ये सेंटर में क्या रहेगा? ये रहेगा सेंट्रोमियर। क्या रहेगा? सेंट्रोमियर। और ये क्या है? ये है क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड है, ये सेंट्रोमियर है। और इसके अलावा यहाँ पर
मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एक और प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसको नॉन हिस्टोन क्यों बोला? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स तो यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं सो दैट वो न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है। बट यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो इसी वजह से हमने इसके लिए बोला NHC मीन्स नॉन क्रोमोसोमल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है। तो इट मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जिसको हमने क्या बोला क्रोमैटिन। अगर वो लेस कंडेंस्ड है तो यूक्रोमैटिन, ज्यादा कंडेंस्ड है तो हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन की फर्दर कंडेंसेशन से क्या बना, क्रोमोसोम बना, जिसके अंदर जो ये है इसको मैंने क्या बोला क्रोमैटिड, और ये क्या है सेंट्रोमियर। और यहाँ पर एक और प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे जिसको हमने बोला NHC प्रोटीन, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो अभी देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया रहेगा, उस एरिया को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। देखिए आपको पता है एक प्रोसेस के बारे में, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जिसको आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ोगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनना, वो किस प्रोसेस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या रहेगा, डीएनए से आरएनए बनना, क्लियर है। तो अभी आप इस चीज को देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन देखो एक डीएनए ही तो है, उसके अंदर देखो डीएनए है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया, और आफ्टर दैट ही तो क्रोमैटिन बना है, तो इट मींस वहां पर डीएनए प्रेजेंट है। तो जो डीएनए है तो इससे क्या बनेगा, फर्दर जाकर आरएनए बनेगा, ठीक है। तो इससे जब आरएनए बनेगा, आरएनए स्पेसिफिक, क्योंकि आपको पता है कि जो आरएनए है वो भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो जब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो डीएनए का वो पार्ट, क्रोमैटिन का वो पार्ट जो क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, तो सिर्फ उस एरिया को गाइस हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे उस एरिया को, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के बाहर क्या कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, क्या कोई मेम्ब्रेन, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नहीं। तो न्यूक्लियोलस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। न्यूक्लियोलस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो अगर यहाँ पर भी क्या हुआ, आरएनए बना, ठीक है, इस एरिया में क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना, तो इस एरिया को भी हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोलस बना दिए हैं। तो देखो सेल के अंदर ऐसा फिक्स नहीं है, न्यूक्लियोलस है वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि उनका नंबर वेरी करेगा 1 to many, ठीक है। उनका नंबर एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सेल की एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस है तो इस एरिया में आरएनए बन रही हैं, और आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम। अगर वो सेल ज्यादा एक्टिव है, कोई भी सेल, ठीक है, अगर उस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में तो फिर क्या होगा, ऐसे में तो क्या होगा, वहां पर न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। इसी न्यूक्लियोलस को ही हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोमल फैक्ट्री, ठीक है। तो आई थिंक गाइस जो आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। न्यूक्लियस जो टॉपिक है वो अभी हमारा पेंडिंग है काफी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।